डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सिविक्स का लेसन 4 में फर्स्ट पार्ट वीडियोज में देखे थे और यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे। चलिए इस वीडियोज में यानी सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स है ना, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसकी अपॉइंटमेंट जो है आपको प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को अधिक सीट मिलता है उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, उसका जो अध्यक्ष होते हैं, वह अपने नेताओं के ग्रुप में, अपने मेंबर्स के ग्रुप में एक व्यक्ति को एज ए लीडर ग्रुप चुनते हैं और उनके नाम के प्रस्ताव जो है प्रेसिडेंट के पास में जाता है और प्रेसिडेंट जो है उन व्यक्ति को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ग्रुप में नॉमिनेट करते हैं। जैसा कि 2019 में जो चुनाव हुआ था तो बीजेपी को सर्वाधिक सीट मिला है ना, तो बीजेपी की पार्टी की तरफ से आपको पीएम मोदी को नेता चुना गया और इस तरह से वो पीएम बने। अब जब पीएम खुद बन गए तो देश की सरकार उन्हें चलाना है, देश को जवाब देना है, देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने रहना है, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास करना है, चाहे विदेश मामला हो, देश का आंतरिक मामला हो, सुरक्षा हो, है ना, कृषि क्षेत्र में हो, तो वह देखते हैं कि किस व्यक्ति के पास में कैसी क्षमता है, किस ढंग की कैपेबिलिटी है, तो उस ढंग से वो मंत्री परिषद का वो गठन करते हैं, है ना, और डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स या पोर्टफोलियोज को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति से वो सिफारिश करते हैं। तो राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, फिर जाकर के उनके मंत्री परिषद के साथियों को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, टेन्योर ऑफ ऑफिस यानी कार्यकाल, चूंकि सरकार जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, जवाबदेही होते हैं, तो लोकसभा के मेंबर जब तक सरकार में विश्वास करेंगे, सरकार के प्रति उनके समर्थन मिलता रहेगा तब तक वो रहेगा। नहीं तो यदि लोकसभा के मेंबर इनके खिलाफ नो मोशन एक्ट ला लेंगे यानी नो कॉन्फिडेंस एक्ट ला लेंगे, प्रस्ताव ला लेंगे, तो उस सरकार को जाना पड़ेगा। वैसे प्रायः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसी पार्टी के जो है मेंबर एक नेता रहते हैं, तो प्राय ऐसा नहीं होता है। हालांकि जब 5 इयर्स हो जाता है तो उनकी टर्म समाप्त हो जाता है, फिर से री इलेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, मंत्री परिषद जो है इसमें 3 कैटेगरीज का मंत्री होता है। ठीक है ना, पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो प्रत्येक डिपार्टमेंट में हेड होते हैं। जैसे आपको शिक्षा में देखिए या फिर रेलवे में देखिए, फिनांस में देखिए, तो सभी डिपार्टमेंट में एक जो मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट होते हैं, वह अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, माने सर्वोच्च होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के सारे कार्य देखभाल करते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्क का प्रेशर अधिक रहने की वजह से उन्हें सहायता करने के लिए अन्य मंत्री भी रहते हैं, तो उसमें आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी राज्य मंत्री हो गए। उसके अलावा कहीं कहीं पे आपको डिप्टी मिनिस्टर भी यानी उप मंत्री भी होते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज का मिनिस्टर्स मंत्री होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इस टर्म का जो है स्पष्ट व्याख्या हम ग्राफ में कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स है, आप ग्राफ में देखिए, उसको मान लीजिए आपकी ये प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, सबसे ऊपर में है। इसके नीचे में जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स है, यहाँ पे 5 ही दिया है, 15 भी हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, 10 भी हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निर्भर करता है वो कितना रख सके। ठीक है, उसके बाद नीचे में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, फिर उसके नीचे में है आपको डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर में हो गया, उसके नीचे में कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और उसके नीचे में डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और उसके नीचे में है आपको लोकसभा। यानी प्राइम मिनिस्टर से फिर ये और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर, ये चारों वर्ग जो है एक आपको हायरार्की में है, एक पदानुक्रम में है। पदानुक्रम मीन्स हो गया सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे कैबिनेट, फिर उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, फिर उसके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इनको इन लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, जवाबदेह रहना पड़ता है। यानी कोई मेंबर, लोकसभा कोई भी मेंबर यदि इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कोई जवाब रिक्वायर करेंगे, तो इन माने मंत्रीगण को, मंत्री परिषद को जो है जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि ये मेंबर जो है जनता के द्वारा चुन के आए रहते हैं, जनता के प्रतिनिधि है, और आप जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ज्यादा सशक्त है, इसीलिए इनको जो है लोकसभा के प्रति
ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रिपरिषद के कार्य। देखिए मंत्रिपरिषद में कई सारे कार्य होता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनका देश के विकास से संबंधित बहुत मेजर वर्क्स है, बहुत सारे वर्क है, डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स है। ठीक है, तो उसमें पहला फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज है। ठीक है, यानी नीतियां बनाना, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स से रिलेटेड आपको पॉलिसी बनाना है, कैसे काम अच्छे हो इसके लिए नीति बनाया जाता है, पॉलिसी बनाया जाता है। कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशंस, जितने भी मंत्रीगण होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफिसर सबको निर्देश देते हैं, जो ये काम कहाँ तक हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों अटका हुआ है, यानी सारे वर्क व्यवस्थित ढंग से चलता रहे। तो वो प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। देखिए इनका जो है मंत्रिपरिषद का विधायी पावर भी है। जब मान लीजिए जब सदन चलता है, तो जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री है, अब शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ बदलाव करना है, चेंजेस करना है, तो सदन में जो है आपको उसके रिलेटेड पॉलिसी लाएंगे, बिल लाएंगे, उस बिल को वहां से पास करवाएंगे, है ना। या फिर वहां के जो मेंबर होंगे, लोकसभा के जो मेंबर होंगे, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसका विधायी शक्तियां भी है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी है। उसके बाद है फिनेंशियल फंक्शंस। देखिए देश का जो है एनुअली बजट आता है, यानी देश का इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ और देश के विकास के लिए खर्च किस किस क्षेत्र में किया गया है। तो इसका जो संतुलित एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को बजट कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो बजट आता है तो वो बजट आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लाते हैं। आपको फिनांस मिनिस्ट्री जो होते हैं, वित्त मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो आपको वो लाते हैं, उसको प्रिपेयर करवाते हैं, फिर लाते हैं, फिर उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं और सभी मेंबरों की सहमति से उसको पास करवाते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है भारत के जितने भी जजेज होते हैं या जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी कमिश्नर होते हैं, जितने भी आपको गवर्नर्स होते हैं या एम्बेसडर होते हैं, इन सब की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा आप पढ़े हैं। लेकिन वो राष्ट्रपति खुद नहीं करते हैं, बल्कि इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे करते हैं। यानी मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता आपको प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, तो उनके रिकमेंडेशन पे, उनके संतुति के आधार पे, उनके सिफारिश के आधार पे इन सारे ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करते हैं। चाहे यूपीएससी के चेयरमैन हो गया या फिनांस कमीशन हो गया या फिर और भी कई तरह के कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो इन सब जो बड़े बड़े अधिकारी है इनकी अपॉइंटमेंट आपको इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आगे दिया आपको पावर एंड पोजीशन ऑफ द पीएम, यानी प्रधानमंत्री का क्या पावर्स है, क्या पोजीशन, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला दिया है पीएम सिलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स। सही बात है, चूंकि पीएम एक देश का आइकॉनिक लीडर होते हैं, देश के हर नागरिक उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं लेके देखते रहते हैं, इसीलिए उसे अच्छा परफॉर्म करना रहता है, अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो वर्क करना रहता है, अच्छे रिजल्ट लाना रहता है। तो इसीलिए वह देखते हैं किस व्यक्ति में कैसी क्षमता है, उसके अनुसार उनको काम कर दायित्व सौंपा जाता है, वो विभाग सौंपा जाता है और इस तरह से वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद 2 नंबर में है पीएम प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग्स, यानी जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होता है, यानी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोई मीटिंग होता है, बैठक जैसे परसों में हुआ था आपको, तो जो मीटिंग्स होता है तो इसकी अध्यक्षता आपको प्राइम मिनिस्टर करते हैं। डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर से क्वारी करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, उनसे कुछ जानकारी उनके डिपार्टमेंट से लेते हैं। तो ये सारा काम पीएम करते हैं। उसके बाद 3rd नंबर में है पीएम इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट्स। अब देखिए हमारे देश के जो एग्जीक्यूटिव का जो सर्वोच्च पद पे है, सर्वोच्च जो हायरार्की में है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपको पीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी नीति नियम बनाते हैं, फिर उसको पास करते हैं, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है और उनकी कंसेंट ली जाती है, उनकी सहमति ली जाती है। तो इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आपको प्रेसिडेंट के बीच में जो लिंक का काम करता है, यही आपको पीएम ही करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री ही करते हैं। 4th नंबर है पीएम इज द चीफ कोऑर्डिनेटर।
माने प्रधानमंत्री जो होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, कई सारे मंत्रालयों में आपको कोऑर्डिनेट का काम करते हैं। सबों से वर्क का क्या प्रोसेसिंग चल रहा है, वर्क कितना आगे बढ़ रहा है, इस सब का जानकारी लेते रहते हैं। कहाँ पे कुछ लैचेज है उस पर निर्देश देते हैं, है कहाँ पे कुछ किसी मंत्री को सहायता चाहिए, किस विभाग में माने विकास अच्छा से नहीं हो रहा है उसको देखना है। तो ये सारा काम जो है वो पीएम खुद करते हैं और एक तरह से सब डिपार्टमेंट में ये पीएम जो है आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे कि एक सर्वांगीण विकास हो सके हमारे देश का। तो ये वो करते हैं। अब देखिए, पीएम इज द लीडर ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट जो है उसका जो सदन है, तो सदन के वो नेता होते हैं। जब कभी कुछ गंभीर मसला होता है, कोई ऐसा टफ टॉपिक होता है, चाहे वो विदेश विभाग से संबंधित हो सकता है या देश के आंतरिक विभागों से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी मुद्दा पर हो सकता है, तो उनसे सदन चाहता रहता है कि पीएम भी अपना इस मुद्दा पे अपना पक्ष रखे। और प्रायः हमारे पीएम जो है उस पर अपना पक्ष रखते हैं और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनसे संतुष्ट करते हैं और देश की जनता भी उनको सुनते हैं। और यदि पीएम एक स्ट्रांग रूप से अच्छे ढंग से संबोधन करते हैं, मेंबर को रिप्लाई देते हैं, तो एक अच्छा मैसेज आता है, जो कि अभी प्राय हम लोग देखते रहते हैं। इस संसद में प्राय हम लोग को देखने को मिलता है, इससे हम लोग बहुत खुश है ना। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, पीएम इज द लीडर ऑफ नेशन। सही बात है, पीएम जो है देश के नेता भी होते हैं। देश का जो एक रियल नायक जो हम कहेंगे, रियल हीरो जो कहेंगे आपको, पीएम ही होते हैं। वैसे हमारे देश की परंपरा रही है कि राष्ट्रपति आपको संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जो है बड़े होते हैं, उनकी पद, उनकी ऑफिस, उनकी गरिमा सबसे बड़े हैं। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो पीएम जो है रियल हीरो है। पीएम जो है विभिन्न देशों के साथ कैसा संबंध हो या फिर एक देश का संतुलित विकास कैसा हो, ये उन्हीं के नेतृत्व में किया जाता है। इसीलिए ये हमारे देश के नेशन माने लीडर भी हुए और उनसे देश के प्रत्येक नागरिक ये अपेक्षा करते हैं जो सारे कार्य को और जनता की अपेक्षा पे उतरे। ठीक है, उसके बाद है आपको पीएम इज एन आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यानी आर्किटेक्ट में होता है शिल्पकार, वास्तुकार। तो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति के जो शिल्पकार होते हैं पीएम। ठीक है, जैसे वर्तमान समय आप लोग देख रहिएगा कि चीन के साथ मतभेद चलता है, पाकिस्तान के साथ मतभेद चलता है, इससे पहले कुछ और देश के साथ मतभेद चल रहा था। हालांकि पीएम उनके साथ अपना कुछ डिप्लोमेटिक मेथड्स को टाइट किए, जिसकी वजह से हालांकि वो देश सब जो अपना स्थिति को ठीक किया, अपने माने हठ धर्मिता को ठीक किया। लेकिन वर्तमान में जो भी चीन है या नेपाल, ये पाकिस्तान है, अब नेपाल भी करने लगा है। तो इन देशों के साथ कैसा पॉलिसी बनाया जाए, इसको उनके साथ कैसे दोस्ताना संबंध निभाया जाए, यदि जरूरत पड़े तो उसे कड़ा रुख अपना करके, यदि जरूरत पड़े तो सॉफ्ट रुख अपना करके उनसे संबंध कैसे अच्छा बनाया जाए, या फिर विश्व में अन्य देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित किया जाए। कुछ देश ऐसा है जो बहुत ही इकोनॉमिकली या फिर अन्य मामला में पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें कैसे कॉपरेशन दिया जाए, या विश्व स्तर पे एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करके अपने देश की छवि को कैसे स्थापित किया जाए। तो ये काम भी आपको पीएम का ही होता है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट में सिविक्स का लेसन 4 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोज भी आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि अधिकांश बच्चों को लाभ हो सके।